that the best children will not stay in the village. बहुत ही बारीक सी बात है जो सारी दुनिया में दिखलाई देती है। और हमारे अपने गांव में, अगर आप किसी भी गांव में घूमें, खासकर आज उन प्रदेशों के गांव में जहां जो विकसित कहे जाते हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो आप पाएंगे कई कई गांव ऐसे हैं जहां अब केवल वृद्ध लोग रह गए हैं और उनके सभी युवा लोग अब शहर चले गए हैं या विदेश चले गए हैं। और उनके पक्के मकान जो उन्होंने अपने माता पिताओं के लिए बनवाए थे, कई जगह खाली पड़े हैं क्योंकि माता पिता भी अब जीवित नहीं हैं। ये पूरा परिदृश्य हमको याद दिलाता है कि शिक्षा की संकल्पना करते समय हमारे लिए इन प्रश्नों से नए सिरे से टकराना कितना जरूरी है। कुछ इस तरह का ही प्रयास पिछले 5-5.5 वर्षों में मुझे उस संस्था में देखने का मौका मिला जहां पर मेरी नियुक्ति की गई थी, एनसीईआरटी में। और ख़ासकर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको 2005 के दस्तावेज़ के रूप में जाना जाता है, जब उसका जिक्र होता है तो मुझे याद आती उन तमाम विवादों की और उन तमाम संघर्षों की जो कि उस दस्तावेज़ को बनाते हुए हज़ारों लोगों के बीच उभरे। इनमें से शायद सबसे महत्वपूर्ण विवाद इसी विषय को लेकर का था कि अगर भारत की शिक्षा के लिए कोई नया पाठ्यक्रम, कोई नई पाठ्यचर्या भारत के लोग अपने आप को देना चाहते हैं, जो कि स्थापित पाठ्यक्रम से थोड़ा भिन्न हो, तो उसमें गांव का क्या स्थान होगा? क्योंकि आखिर आज भी भारत की 60% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। और अगर कोई भी करिकुलम ऐसा दावा करता है कि वो भारत में मौलिकता को, खासकर सृजनशीलता को बढ़ावा देगा और इस दम घोंटू दबाव डालने वाली जो एक औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है, उससे कहीं मुड़ने का रास्ता देगा, जिससे कि बच्चे खुल सकें, खिल सकें या इत्मीनान से कोई चीज़ समझ सकें, तो ऐसा दस्तावेज गांव की उपेक्षा करके नहीं बनाया जा सकता। और फिर गांव के वो क्या क्या अर्थ हैं जिनके जरिए वो ऐसी शिक्षा और उसका पाठ्यक्रम कोई नई कल्पना दे सके। ये सवाल उन तमाम 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स में और स्वयं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो स्टीयरिंग समिति थी उसमें बार बार उठा। खासकर इस तरह के 2 दस्तावेज थे, 2 फोकस ग्रुप्स थे। एक हेरिटेज क्राफ्ट्स का, जिसकी अध्यक्ष लैला तैयब जी यहाँ इस सभागार में हैं, और दूसरा हैबिटाट एंड लर्निंग का, जो श्री माधव गाडगिल की अध्यक्षता में काम कर रही थी पर्यावरण की शिक्षा के संदर्भ में। इन दोनों ही फोकस ग्रुप्स की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि ये बहसें किस कदर गहरी, किस कदर उलझी हुई और कितनी दुविधाओं से ग्रस्त हैं। क्योंकि आखिर जो भी कल्पना हम करेंगे शिक्षा में, उसको आज के संदर्भ में ही कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया जाना है। ऐसी कोई कल्पना जो कि सिर्फ एक कल्पना हो, ऐसी बहुत सी कल्पनाएं शिक्षा के इतिहास में की गई हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी कल्पना जो आज के इतिहास में कहीं हस्तक्षेप कर सके, की जा सकती है, बगैर इस बात का आरोप अपने ऊपर लगवाए हुए कि ये तो साहब एक पुरानी चीज़ को दोबारा ला रहे हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी पुरानी चीज़ को दोबारा लाने का आरोप इस तरह की बातों पर हुआ होगा। आपको मालूम है कि शिक्षा में हस्तकलाओं को, शिक्षा को उत्पादक और रचनात्मक बनाने की पैरवी करने वाले आधुनिक भारत के सबसे बड़े वकील महात्मा गांधी थे। और आज जब भी आप गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का जिक्र करते हैं तो सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होती है सुनने वालों की, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो सामान्य नागरिक हों, कि भाई एक बार ये चीज़ फेल हो चुकी है, अब आप दोबारा क्यों इसका जिक्र कर रहे हैं। यानी आशा ये होता है कि हमारी व्यवस्था में तो एक लड़का एक बार जब फेल हो जाए तो फिर फेल ही होता रहता है, उसको फिर दोबारा बैठने का क्या मतलब है। ये तो व्यवस्था है ही ऐसी कि लगातार विचारों को सरकाती रहती है और बच्चों को भी फेल करती रहती है। तो इसी नाते गांधी जी के द्वारा दिया गया वो विचार, हम दोबारा क्यों उसकी ओर देखें। हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि हम उस विचार से प्रेरणा तो ग्रहण करें, लेकिन कहीं ऐसे ना दिखें
कि हम सीधे सीधे बुनियादी तालीम को वापस ला रहे हैं। हालांकि ऐसा करने का जोखिम कोई सरकारी संस्था आज कैसे उठा सकती है? आप सोच ही सकते हैं कि जो विचार बाकायदे कोठारी कमीशन जैसे एक भारी भरकम दस्तावेज के जरिए औपचारिक रूप से दफनाया गया हो, उस विचार को आज 40 साल बाद दोबारा कैसे लाया जा सकता है बगैर ज़बरदस्त आलोचना का शिकार बने हुआ? वैसे भी मेरी संस्था कई विवादों और आलोचनाओं से घिरी हुई थी कि हम इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रोफेसर यशपाल पर लगातार ये आरोप लग रहा था कि वो भारतीय सभ्यता को नष्ट करने जा रहे हैं। मुझ पर भी ये आरोप लगता था कि यशपाल और मैं मिलकर पता नहीं कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं। हम लोग अक्सर इन बातों को सुन करके मुदित होते थे कि अगर कोई संस्कृति और सभ्यता इतने अतिक्रमणों और आक्रमणों को सह गई तो ज़रूर वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को भी सह जाएगी। बहरहाल ये दस्तावेज़ धीरे धीरे बना और हेरिटेज क्राफ्ट्स की जो हमारी नेशनल फोकस ग्रुप रिपोर्ट थी, उसके जरिए कहीं ना कहीं ये बात हर विषय के पाठ्यक्रम निर्माताओं और पाठ्यपुस्तकों की रचना करने वालों के जहन में लाई गई कि देखिए, आपको जहाँ जगह मिले वहाँ पर कला की इन परंपराओं को स्थान देना है। चाहे आप हिंदी की बात कर रहे हो, चाहे आप अंग्रेज़ी की पढ़ाई की बात कर रहे हो, चाहे आप इतिहास की कर रहे हो, चाहे आप भूगोल की कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसको स्थान दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये शिक्षा की आत्मा हैं, शिक्षा के भीतर इनको होना चाहिए। हमारे स्कूलों में जिस तरह ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरह गिनी जाती हैं, वैसा ये नहीं होगा। और ये बात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के दस्तावेज में लिखी गई। खासकर दस्तकारियों को लेकर के ये सवाल इधर के वर्षों में मेरे मन में लगातार रहा है कि इनका शैक्षिक उपयोग किस तरह समझा और समझाया जाए। जहाँ तक कला का सवाल है, जिनको कलाएं, बाकायदे कलाएं कहा जाता है, एक आधिकारिक अर्थ में कहा जाता है कि भाई ये तो आर्ट है, यानी कि म्यूज़िक, थिएटर, डांस, इनको आप मत छेड़िए, ये तो जिस तरह से जो लोग जानते हैं वो करेंगे। हालांकि उसमें भी जो शुभा मुद्गल जी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट नेशनल फोकस ग्रुप ने बनाई, उसमें भी ये बात कही गई कि ये शास्त्रीय और लोक का जो फ़र्क है ये बिल्कुल गलत और व्यर्थ है, और इसके चलते ऐसा कोई पाठ्यक्रम ठीक से नहीं बन सकता जो कि भारत में कला और ज़िंदगी के जोड़ को दोबारा परिभाषित कर सके। ये बात बहुत स्पष्टता से वहाँ लिखी हुई है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है कि आप इम्तहान पर आधारित CBSE द्वारा संचालित इतनी बड़ी व्यवस्था में कोई ऐसी चीज़ कहीं से ले आएँ जो कि कलाओं को शेष पाठ्यक्रम से सीधे सीधे जोड़ दे। ये संघर्ष अभी शुरू ही हुआ है और जाहिर है कि बहुत लंबा संघर्ष है, चलेगा। पर जहाँ तक दस्तकारियों का सवाल था, इसको लेकर हेरिटेज क्राफ्ट्स का जो फोकस ग्रुप था उसने एक अनुशंसा की थी कि इसको एक अलग विषय की भी संज्ञा दी जाए, खासकर 11वीं 12वीं के स्तर पर। और ये काम हम लोगों ने NCERT में किया भी। यहाँ मेरे वो सहयोगी भी मौजूद हैं जिन्होंने कक्षा 11 और 12 का पाठ्यक्रम बनाने में पहल की, NCERT की मदद की, और आज ये पाठ्यक्रम देश के कुछ स्कूलों में है। इसको देखते हुए भी एक प्रशासक के रूप में मेरे मन में लगातार ये सवाल रहा कि अगर मुझे ये समझाना पड़े कि इन चीज़ों को सीखने से क्या फ़ायदा होता है, तो मैं एक मध्यम वर्गीय माता पिता को कैसे समझाऊंगा, और ख़ासकर उस ज़्यादा बड़ी तस्वीर के मद्देनज़र कैसे समझाऊंगा जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में गहराई से बनाने की कोशिश की गई है, जिसको प्रोफेसर यशपाल ने, जो इस पूरी प्रक्रिया को नेतृत्व दे रहे थे, बहुत ही संक्षेप में समझाया है कि भाई जो हिंदुस्तान की ये शैक्षिक गरीबी है, ये शैक्षिक गरीबी उसने खुद ही अपने ऊपर ओढ़ रखी है। इट्स ए सेल्फ इम्पोज्ड एडवर्सिटी are the words of Professor Yashpal, which we can now overcome if we decide to do so. It's simply a question of our assertion of the freedom to do so. Nothing stops us, nobody can stop us, and so on. उस बड़े चित्र के संदर्भ में ये कैसे समझा जाए कि लोक कलाओं का, दस्तकारियों का शैक्षिक आधुनिकता से क्या संबंध है। इस विषय पर विचार करते हुए मुझे कई चीज़ें समझ में आना शुरू हुई। अव्वल तो ये कि दस्तकारियों का आधुनिक शिक्षण शास्त्र के साथ इतना गहरा संबंध है कि आप जब पश्चिम में भी पिछले 200-300 सालों में, जिसको हम आधुनिक शिक्षा या आधुनिक शिक्षण शास्त्र कहते हैं,
या जिसको आप एक पेडागॉजिक मॉडर्निज्म की संज्ञा दे सकते हैं, अगर आप उस पर भी विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि वो मुख्यतः गांव के जीवन से आया है और उस जीवन से जुड़ी हुई कई चीज़ें उसमें एक शास्त्रीय रूप पा गई हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें कि सीमित साधनों से कोई चीज़ बनाना या अपनी रचनात्मकता को साधनों की बहुलता पर निर्भर ना बनाना, हर साधन का गहरा से गहरा प्रयोग करना और जो भी एक परिवेश है उस परिवेश के भीतर ही वो साधन ढूंढना, कहीं बाहर से न लाना। ये चीज़ है जो कि पेस्टेलोजी से लेकर फ्रॉबेल और तमाम और चिंतकों से लेकर के मॉन्टेसरी तक को जोड़ती है कि हमको अगर बच्चों को कोई ऐसा रचनात्मक अनुभव देना है तो उसके लिए बहुत अण-बण की विपुल सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक सीमित परिवेश के भीतर अपनी कल्पनाशीलता को जागृत करने की चुनौती है। यानी किसी चीज़ को देखकर उसके कितने रूप हम कल्पित कर सकते हैं जिनकी मदद से हम बहुत सी चीज़ें बच्चों को पढ़ा सकें या जो चीज़ें उनके भीतर हैं उनको अभिव्यक्त कर सकें। बहुत कुछ ऐसा लगता है कि जैसे यही बुनियादी तालीम को प्रस्तावित करते हुए गांधी की कल्पना थी और जिसको उन्होंने अपने हिंद स्वराज में एक राजनीतिक रूप में भी रखा था कि जब हम गांव पर विचार करते हैं तो उस रूप से बहुत ज़्यादा संचालित न हो जो कि हमें आज दिखाई देता है, जो कि एक विखंडित, टूटा फूटा, गंदगी, कुपोषण और तमाम तरह की समस्याओं से ग्रस्त गांव है। सोच के देखें कि ये दरअसल सांस्कृतिक रूप में किस तरह की इकाई रहा होगा, शायद किस युग में रहा होगा वो भी हम नहीं कह सकते, कब टूटना शुरू हुआ होगा ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन हम क्या उसके भीतर कोई ऐसे तत्व ढूंढ सकते हैं। तो वो तत्व गांधी को भी लोक कलाओं और दस्तकारियों में ही मिले और उनको लगा कि अगर इनको शिक्षा की संकल्पना के केंद्र में रख दिया जाए तो बहुत संभव है कि ये व्यवस्था फिर से जी उठे। हो सकता है चिड़ियाँ फिर से गाने लगें। हालांकि जिस शख्स को गांधी जी ने इसका पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, स्वर्गीय डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्हीं ने कोई 15 वर्ष बाद जब बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था को लेकर राज्य मानने लगा था कि ये असफल हो गई, एक बार अपने व्याख्यान में कहा था कि उन हज़ारों स्कूलों में जहाँ ये व्यवस्था लागू की गई मुझे कोई चिड़िया गाती हुई सुनाई नहीं देती। और ये सवाल उनके व्याख्यान से भी उभरता है कि ज़रूर हमने उस विचार को लागू करने में एक बार फिर कोई एक चीज़ गलती की। हम उसको शिक्षा का आधार बनाने में असमर्थ रहे, उसको एक विषय बना के सोचते रहे। और इसी सिलसिले में हेरिटेज क्राफ्ट्स के हमारे फोकस ग्रुप ने और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मुख्य दस्तावेज ने यह बात कही कि अगर बच्चों को उस दस्तकारी का एक अंदाज मिलना है, एक स्पर्श मिलना है, उनको कुछ सीखना है, तो मेहरबानी करके इसके लिए किसी अध्यापक को प्रशिक्षित मत कीजिए। देश के कोने कोने में जो दस्तकार आज भी जीवित है बावजूद समस्याओं और तमाम किस्म की आर्थिक परेशानियों के, उसी को स्कूल में सम्मान पूर्वक जगह दीजिए। ही इज़ योर स्कॉलर और आर्टिस्ट इन रेजिडेंस। और अगर वो स्कूल में रहेगा और बच्चे उसके आसपास बैठेंगे, देखेंगे, तो अपने आप कोई चीज़ें होना शुरू होंगी। बहुत बड़ी कल्पना है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं इसमें, खासकर कि ये जो बात है कि उसको एक सम्मानजनक जगह देना, ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी एक सरकारी कोशिश की मांग करती है, जो हमें उम्मीद है कि आने वाले दशकों में ज़रूर होंगे। फिर आप विचार करें दस्तकारी को, अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो विचार करें हाथों पर। दस्तकारी क्या है? हाथों का कमाल है। और अगर आप आधुनिक शिक्षण शास्त्र की गहराइयों में जाएं तो आप देखेंगे कि हाथ और दिमाग को जोड़ना, यही इस शिक्षण शास्त्र में सबसे बड़ा सवाल रहा, खासकर मारिया मॉन्टेसरी के लिए और उसके अलावा अन्य तमाम चिंतकों के लिए, कि बच्चे के शरीर और उसके दिमाग के विकास को साथ साथ कैसे रखें। और जो ये औद्योगिक सभ्यता, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पर आधारित सभ्यता जिस तरह जुदा कर देती है, इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से काट देती है और वो चीज़ पैदा करती है जिसको मार्क्स ने एलिनेशन की संज्ञा दी थी, उसको अगर दूर करना है तो यही करना होगा कि हमको बहुत छुटपन में ही बच्चों के हाथ को उनके दिमाग से जोड़ना होगा। ये रास्ता संगीत के जरिए जाता है, ये रास्ता नाटक के जरिए जाता है, ये रास्ता हाथों से चीज़ें बनाने के जरिए जाता है, सुंदर चीज़ें बनाने के जरिए जाता है, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए नहीं कि इसके जरिए हम भौतिक शास्त्र बेहतर सीख जाएंगे। ये अपने आप में एक शिक्षा है। जैसा कि देवी प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में कहा, ये शिक्षा का आधार है, ये शिक्षा का माध्यम नहीं है।
साधन नहीं है, ये उसका आधार है। और अगर हम इसको उस रूप में स्वीकार करते हैं तो फिर हमको बहुत सी चीज़ों पर पुनर्विचार करना होगा, जैसे कि हमारे स्कूलों में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, टाइम टेबल की, इम्तहान की, जिस तरह से आज हम बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको उलट के सोचनी होंगी, क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था को एक सरकारी रूप दे दिया है। हमारे स्कूल ऑफिसों की तरह चलते हैं, ऑफिसों की तरह ही बंद होते हैं। हमारे स्कूल बहुत कुछ फैक्ट्रियों की तरह भी चलने लगे हैं। आज बहुत से नामी स्कूल अपने को एयर कंडीशनड वातावरण में चलाते हैं, सामान्य हवा भी वहाँ पर नहीं महसूस कर पाएँ बच्चे, और साधारण जीवन को तो किस तरह देख पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी गरीबी जिससे इन अमीर स्कूलों ने अपने ऊपर ओढ़ ली है, और उनको ये समझाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि देखिए, आप शिक्षा की राह से बहुत ज़्यादा भटक गए, मेहरबानी करके किसी से पूछ लीजिए कर क्या रहे हैं आप। जब आदमी भटक जाता है तो उसके लिए एक ही रास्ता होता है कि वो पूछे किसी से कि भाई कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं द्वारका पहुँचा कि नोएडा पहुँचा। लेकिन ये चीज़ आज के समय में उन स्कूलों को, जो कि भारत के सर्वोच्च स्कूल समझे जाते हैं, उनके लिए समझ में आना बहुत मुश्किल है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है कि एनसीईआरटी की वो तमाम पुस्तकें जिनमें ग्रामीण जीवन को बहुत ज़्यादा गहराई से जगह दी गई है, इनमें से बहुत से स्कूलों ने इस्तेमाल करना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि उनको लगता है कि इसमें तो गाँव की बात है और हम शहर में हैं। ये बात मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की सफलता का ही द्योतक है कि कहीं ना कहीं कोई जगह इस पाठ्यचर्या ने बनाई, और इस पाठ्यचर्या में जो भी जगह खासकर हाथ के काम के लिए रखी गई है, वो आज के स्कूल के सामने बहुत समय तक ज़रूर एक चुनौती बनी रहेगी। एक तरह का रेजिस्टेंस स्कूल की पूरी व्यवस्था में उसको लेकर आज है और बना भी रहेगा। मुश्किल से कोई 10-12 स्कूल हैं जिन्होंने 11वीं 12वीं के स्तर पर ये नया विषय लिया है, या जिन्होंने कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई में कुछ कुछ जगह देने की कोशिश की है इस चीज़ को, जिससे कि जो बाकी विषयों के प्रशिक्षण की जो नीरसता है वो किसी हद तक दूर हो, टूटे। आखिरी बात, दस्तकारियों में, लोक कलाओं में, इन परंपराओं में प्रकृति के साथ जो मनुष्य का रिश्ता है वो एक अलग तरह की गहराई लिए हुए है। आज हम प्रकृति को बहुत बड़े पैमाने पर नष्ट कर रहे हैं और उस विनाश में ही विकास का रास्ता देखते हैं। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है समझना कि कैसे कोई खिलौना निर्माता या कोई दरी बनाने वाला किस तरह एक एक धागे का प्रयोग करता है। अगर वो नारियल से कुछ बनाता है तो नारियल की जटाओं से भी कुछ बनाता है, और उस बनाने की प्रक्रिया में जो चीज़ें बिल्कुल ही बर्बाद मानी जाती हैं वो भी अंत में कुछ बनती हैं। प्रकृति के साथ एक बहुत गहराई से जुड़े हुए मनुष्य का एक चित्र, एक विजन जैसा किसी भी लोक कला में आप देख सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ऑन्टोलॉजिकल रिसोर्स फॉर लर्निंग how we can understand our own existence in this world and what we must do to ensure that we will continue to exist as a species. ये एक ऐसी कहानी है जिसको अगर आप आज के पर्यावरण वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको बहुत उदास करेगी, या अगर आप परमाणु शक्ति के जो विशेषज्ञ हैं, अगर आप उनके नज़रिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका तो कोई भविष्य ही नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया बच ही जाए तो बहुत है, संवरना तो उसका बहुत दूर उस दृष्टिकोण से लगता है। लेकिन अगर आप इसको किसी लोक कला के दृष्टिकोण से देखें, उन तमाम दस्तकारियों के दृष्टिकोण से देखें जो कि आज यहाँ प्रदर्शनी में शामिल की गई हैं, तो आपके मन में ये उम्मीद पैदा होगी कि हाँ, ये संभव है, इस सपने को देखना संभव है और इस सपने के लिए कोई जगह बनाना भी संभव है। और एक बार जब वो जगह बन जाएगी तो फिर वो फैलती चली जाएगी। मुझे लगता है कि यही उस सामुदायिकता के पुनर्सृजन का या उसके पुनर्कल्पन का रास्ता है, जिसकी चर्चा मैंने कमला देवी जी की स्मृति में इस व्याख्यान की शुरू में की थी। वो सामुदायिकता जो शहर और गांव की श्रेणियों को नकारती है, किसी उग्रता के साथ नहीं, इत्मीनान से नकारती है, ये कहते हुए कि ये श्रेणीकरण एकदम गलत है या किसी गलत आधार पर है, और अगर कोई भविष्य शहर का है तो वैसा ही भविष्य गांव का भी बनाना ज़रूर किसी खतरे का संकेत है। हमको मनुष्य के ही भविष्य की बात करनी होगी, शहर या गांव के भविष्य की नहीं, या सिर्फ देश के भविष्य की नहीं, जो कि किसी तरह किसी और विचारधारा से जुड़ जाता है। नए सिरे से सोचना होगा कि अगर शिक्षा मनुष्य के ज़्यादा बड़े परिवार और समुदाय के लिए है, जिसमें प्रकृति भी शामिल है, तो वो शिक्षा कैसी हो, और उस शिक्षा को किस तरह उन साधनों की मदद से नए सिरे से रचा जाए
जो साधन आज भी हमको भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के गांव में कहीं कहीं बिखरे टूटे किसी न किसी रूप में नजर आते हैं, अपनी पूरी मानवीयता के साथ दिखलाई देते हैं। दो चीजें खासकर एक चुनौती बनती हैं, एक तो जाति और दूसरी चीज जाति और लिंग भेद का गठजोड़। ये दोनों ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत गहराई से मंथन शुरू हुआ था, और उस मंथन से ही वो तमाम विचार पैदा हुए थे जिनकी झलक हम बहुत से उन सोचने वालों में, करने वालों में देखते हैं, जिनका विचार था कि भारत में जब तक औरत के प्रश्न पर एक नए सिरे से विचार नहीं होता, उसकी अस्तित्व, उसकी सामाजिकता, उसके अधिकारों सिर्फ इस तरह से विखंडित रूप में नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता के संदर्भ में नहीं होता, तब तक बहुत कम उम्मीद हम कर सकते हैं कि भारत में व्याप्त हिंसा कुछ कम होगी, या कि विषमता को जीतने का जो संघर्ष जिस तरह चल रहा है, जो लगातार विखंडित कर रहा है हमारे समाज को, वो कुछ बेहतर ढंग से चल पाएगा। ये दो ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर कमला देवी जी की स्मृति हमको प्रेरित करती है। इस प्रेरणा के सामने कोई एकदम कोई कार्यक्रम, खासकर कोई एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल होगी। उनके जीवन को देखकर ही समझ में आता है कि ये अनेक मोर्चों पर लड़ी जाती हुई लड़ाई है, और वो अनेक मोर्चे अपने अपने ढंग से, अपनी स्वायत्तता के साथ लड़े जाएंगे, तभी शायद कहीं कोई इस प्रश्न का कोई हल निकलेगा कि भारत अपनी खोई हुई मौलिकता को कैसे दोबारा अर्जित करे। वरना आज वो एक तरह की अनुकृति दिखाई देता है, नकल दिखाई देता है। इन दोनों ही देशों के सामने ये प्रश्न था कि वो कैसे मौलिक बने, भारत के सामने भी, पाकिस्तान के सामने भी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको पाकिस्तान कायदे आज़म कहता है, पाकिस्तान लौटें तो वो ज़रूर काफ़ी निराश होंगे ये देख करके कि उनका बनाया हुआ देश बहुत बुरी हालत में है, आंतरिक हिंसा का शिकार है, उसका वो आंतरिक चेहरा जो लोक विरसा में संरक्षित किया गया है बड़ी मुश्किल से ही कहीं देखने को मिलता है। वो शायद बहुत निराश होंगे। कुछ इसी तरह से मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कई बार कल्पना करता हूँ कि अगर वो आएँ, दिल्ली आएँ, तो क्या वो भी अपने देश को देख के निराश होंगे। इन दोनों ही नेताओं की निराशा के अलग अलग आधार हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके दृष्टिकोण से ज़रूर